अखिल की संगत। सबरस पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नाम है उस पुस्तक का जिसमें संकलित हैं कुछ ऐसे पत्र जो एक पिता ने अब से लगभग 90 वर्ष पहले दूर बैठी अपनी 10 वर्ष की पुत्री को लिखे थे। और इन पत्रों में पिता ने अपनी बेटी को दुनिया से, इंसानियत से, इस बात से परिचित कराने की कोशिश की है कि ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन पत्रों की जो उन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल में रहते हुए 1928 के आसपास अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम लिखे थे, जो उस वक्त 10 वर्ष की थीं और मसूरी में थीं। हम इन पत्रों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट के युग में जब चौतरफा तकनीक और सूचना की बौछार है, तब लोग ये जानें, खासतौर पर किशोर और युवा ये समझें कि किस तरह से एक पिता उस जमाने में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, अपने बच्चों से, अपनी पुत्री से जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, संवाद करना चाहता है। और जो ना इतिहासकार है, फिर भी वो अपनी बेटी को ये समझाना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, इसका उद्भव कैसे हुआ, मानव कैसे बना, उससे पहले सबसे पहले इतिहास कैसे लिखा गया होगा, वेद कैसे लिखे गए होंगे। और शायद उस पिता की मंशा ये रही होगी कि वो अपनी बेटी को सोचने समझने की शक्ति दे, उसकी कल्पनाओं के लिए रिसोर्स मटेरियल दे और उसे ये सिखाए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि तुम जानती हो इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और भारत बहुत बड़ा देश है, पर फिर भी दुनिया इतनी बड़ी है कि भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और उसमें वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी सोच, उसके विचारों का फलक इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सारी दुनिया के लोगों के प्रति एक सद्भावना हो। तो हमें लगा कि इन पत्रों को पढ़ा जाए और एक बार फिर उस दृष्टि को समझा जाए जो एक पिता अपनी पुत्री को देना चाहता है। इस पुस्तक में शामिल पहले 3 पत्रों के शीर्षक थे संसार पुस्तक है, शुरू का इतिहास कैसे लिखा गया और जमीन कैसे बनी। अब बारी है चौथे पत्र की, जानदार चीजें कैसे पैदा हुई। पहले इस पत्र के बारे में लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। इस पाठ की शुरुआत होती है इस सवाल से कि जीवित प्राणी किसे कहा जाए। नेहरू जी बच्ची की जिज्ञासा और तर्क क्षमता को बढ़ाते हैं और अपने परिचित अंदाज में इस बात को विवेक संगत नतीजे तक लाते हैं कि सजीव प्राणियों का दायरा जंतुओं और वनस्पतियों तक है। मज़ेदार अंदाज में वो बताते हैं कि ऊंचे दर्जे के कुछ समझदार प्राणी हैं तो निचले दर्जे के बुद्धू प्राणी भी हैं। क्या सभी दर्जों के जानवर एक साथ पैदा हो गए? तथ्य और विवेक भरे जवाब के लिए नेहरू जी फिर प्रकृति की किताब के पन्ने पलटते हैं और इंदु को फॉसिल्स के बारे में बताते हैं। सदियों से चट्टानी परतों में प्राणियों की दबी हड्डियों में उकेरे जीवन के प्रमाण। फॉसिल्स से मिले वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण प्रमाणों के आधार पर नेहरू जी समझाते हैं कि पहले सरल संरचना वाले निचली श्रेणियों के जीव पैदा हुए होंगे और फिर ज़्यादा समझदार, ज़्यादा समर्थ प्राणी धरती पर पनपे होंगे। इसके बाद और सबसे अंत में प्राणियों में सबसे समझदार प्राणी यानी मानव विकसित हुआ होगा। धरती पर जीवन के विकास की शुरुआत में पनपे सरलतम प्राणी कैसे रहे होंगे? नेहरू जी जेलीफिश के बारे में बताते हैं, बिना हड्डी के, बिना किसी निश्चित आकार वाले जीव जिनका दिल दिमाग बस एक न्यूक्लियस में है
और जो बस विभाजित होकर 1 के 2 और फिर 2 के 4 होते रहते हैं और इस तरह जीवन चलता रहता है। जानदार चीजें कैसे पैदा हुईं? इस चौथे पत्र में आइए सुनते हैं एक पिता अपनी बेटी को कैसे समझा रहा है कि संसार में जानदार चीजें कैसे बनी। पिछले खत में मैं तुम्हें बतला चुका हूं कि बहुत दिनों तक जमीन इतनी गर्म थी कि कोई जानदार चीज उस पर रह ही न सकती थी। तुम पूछोगी कि जमीन पर जानदार चीजों का आना कब शुरू हुआ और पहले कौन कौन सी चीजें आईं? ये बड़े मजे का सवाल है, पर इसका जवाब देना भी आसान नहीं है। पहले ये देखो कि जान है क्या चीज। शायद तुम कहोगी कि आदमी और जानवर जानदार हैं, लेकिन दरख्तों और झाड़ियों, फूलों और तरकारियों को क्या कहोगी? ये मानना पड़ेगा कि वे सब भी जानदार हैं। वे पैदा होते हैं, पानी पीते हैं, हवा में सांस लेते हैं और मर जाते हैं। दरख्त और जानवर में खास फर्क यह है कि जानवर चलता फिरता है और दरख्त हिल नहीं सकते। तुमको याद होगा कि मैंने लंदन के क्यू गार्डन में तुम्हें कुछ पौधे दिखाए थे। ये पौधे, जिन्हें ऑर्किड और पिचर कहते हैं, सचमुच मक्खियां खा जाते हैं। इसी तरह कुछ जानवर भी ऐसे हैं जो समुद्र के नीचे रहते हैं और चल फिर नहीं सकते। स्पंज ऐसा ही जानवर है। कभी कभी तो किसी चीज को देखकर यह बतलाना मुश्किल हो जाता है कि वो पौधा है या जानवर। जब तुम वनस्पति शास्त्र यानी जड़ी बूटी की विद्या या जीव शास्त्र, जिसमें जीव जंतुओं का हाल लिखा होता है, पढ़ोगी तो तुम इन अजीब चीजों को देखोगी जो न जानवर हैं न पौधे। कुछ लोगों का ख्याल है कि पत्थरों और चट्टानों में भी एक किस्म की जान है और उन्हें भी एक तरह का दर्द होता है, मगर हमको उसका पता नहीं चलता। शायद तुम्हें उन महाशय की याद होगी जो हमसे जिनेवा में मिलने आए थे। उनका नाम है सर जगदीश बोस। उन्होंने परीक्षा करके साबित किया है कि पौधों में बहुत कुछ जान होती है। इनका ख्याल है कि पत्थरों में भी कुछ जान होती है। इससे तुम्हें मालूम हो गया होगा कि किसी चीज को जानदार या बेजान कहना कितना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त हम पत्थरों को छोड़ देते हैं, सिर्फ जानवरों और पौधों पर ही विचार करते हैं। आज संसार में हजारों जानदार चीजें हैं। वे सभी किस्म की हैं, मर्द हैं और औरतें हैं, और इनमें से कुछ लोग होशियार हैं और कुछ लोग बेवकूफ हैं। जानवर भी बहुत तरह के हैं और उनमें भी हाथी, बंदर या चींटी की तरह समझदार जानवर हैं और बहुत से जानवर बिल्कुल बेसमझ भी हैं। मछलियां और समुद्र की और बहुत चीजें जानदारों में और भी नीचे दर्जे की हैं। उनसे भी नीचा दर्जा स्पंजों और मुरब्बे की शक्ल की मछलियों का है, जो आधा पौधा और आधा जानवर है। अब हमको इस बात का पता लगाना है कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर एक साथ और एक वक्त पैदा हुए या एक एक करके धीरे धीरे। हमें ये कैसे मालूम हो? उस पुराने जमाने की लिखी हुई तो कोई किताब है नहीं, लेकिन क्या संसार की पुस्तक से हमारा काम चल सकता है? हां, चल सकता है। पुरानी चट्टानों में जानवरों की हड्डियां मिलती हैं। इन्हें अंग्रेजी में फॉसिल या पथराई हुई हड्डी कहते हैं। इन हड्डियों से इस बात का पता चलता है कि उस चट्टान के बनने के बहुत पहले वो जानवर जरूर रहा होगा जिसकी हड्डियां मिली हैं। तुमने इस तरह की बहुत सी छोटी और बड़ी हड्डियां लंदन के साउथ कैसिंगटन के अजायब घर में देखी हैं।
जब कोई जानवर मर जाता है तो उसका नर्म और मांस वाला भाग तो फौरन ही सड़ जाता है, लेकिन उसकी हड्डियां बहुत दिनों तक बनी रहती हैं। यही हड्डियां उस पुराने जमाने के जानवरों का कुछ हाल हमें बताती हैं। लेकिन अगर कोई जानवर बिना हड्डी का ही हो, जैसे मुरब्बे की शक्ल वाली मछलियां होती हैं, तो उसके मर जाने पर कुछ भी बाकी न रहेगा। जब हम चट्टानों को गौर से देखते हैं और बहुत सी पुरानी हड्डियों को जमा कर लेते हैं, तो हमें मालूम हो जाता है कि भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। सबके सब एक बारगी कहीं से कूद कर नहीं आ गए। सबसे पहले छिलकेदार जानवर पैदा हुए, जैसे घोंगे। समुद्र के किनारे तुम जो सुंदर घोंगे बटोरती हो, वे उन जानवरों के कड़े छिलके हैं जो मर चुके हैं। उसके बाद ज्यादा ऊंचे दर्जे के जानवर पैदा हुए, जिनमें सांप और हाथी जैसे बड़े जानवर थे, और वो चिड़िया और जानवर भी जो आज तक मौजूद हैं। सबके पीछे आदमियों की हड्डियां मिलती हैं। इससे यह पता चलता है कि जानवरों के पैदा होने में भी एक क्रम था। पहले नीचे दर्जे के जानवर आए, तब ज्यादा ऊंचे दर्जे के जानवर पैदा हुए, और ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए वे और भी बारीक होते गए, और आखिर में सबसे ऊंचे दर्जे का जानवर यानी आदमी पैदा हुआ। सीधे सादे स्पंज और घोंघे में कैसे इतनी तब्दीलियां हुईं और कैसे वे इतने ऊंचे दर्जे पर पहुंच गए, यह बड़ी मजेदार कहानी है और किसी दिन मैं उसका हाल बताऊंगा। इस वक्त तो हम सिर्फ उन जानदारों का जिक्र कर रहे हैं जो पहले पैदा हुए। जमीन के ठंडे हो जाने के बाद शायद पहली जानदार चीज वो नर्म मुरब्बे किसी चीज थी, जिस पर न कोई खोल था न कोई हड्डी थी। वो समुद्र में रहती थी। हमारे पास उनकी हड्डियां नहीं हैं, क्योंकि उनके हड्डियां थी ही नहीं। इसलिए हमें कुछ न कुछ अटकल से काम लेना पड़ता है। आज भी समुद्र में बहुत सी मुरब्बे की सी चीजें हैं। वे गोल होती हैं, लेकिन उनकी सूरत बराबर बदलती रहती है, क्योंकि न उनमें कोई हड्डी है न खोल। उनकी सूरत कुछ इस तरह की होती है। ये इस तरह का मतलब यह है कि पुस्तक में वो जो मुरब्बे की शक्ल की मछलियों का जिक्र है, उनकी कुछ चित्र हैं। आगे पत्र में लिखा है, तुम देखती हो कि बीच में एक दाग है, इसे बीज कहते हैं, और ये एक तरह से उसका दिल है। ये जानवर या इन्हें जो चाहे कहो, एक अजीब तरीके से कटकर एक के दो हो जाते हैं। पहले वे एक जगह पतले होने लगते हैं और इसी तरह पतले होते चले जाते हैं, यहां तक कि टूटकर दो मुरब्बे किसी चीजें बन जाते हैं, और दोनों ही की शक्ल असली लोथड़े की सी होती है। बीज या दिल के भी दो टुकड़े हो जाते हैं, और दोनों लोथड़ों के हिस्से में इसका एक एक टुकड़ा आ जाता है। इस तरह ये जानवर टूटते और बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह की कोई चीज सबसे पहले हमारे संसार में आई होगी। जानदार चीजों का कितना सीधा सादा और तुच्छ रूप था। सारी दुनिया में इससे अच्छी या ऊंचे दर्जे की चीज उस वक्त नहीं थी। असली जानवर पैदा नहीं हुए थे, और आदमी के पैदा होने में लाखों बरस की देर थी। इन लोथड़ों के बाद समुद्र की घास और घोंगे, केकड़े और कीड़े पैदा हुए। तब मछलियां आईं। इनके बारे में हमें बहुत सी बातें मालूम होती हैं, क्योंकि इन पर कड़े खोल या हड्डियां थीं, और इसे वे हमारे लिए छोड़ गई हैं, ताकि उनके मरने के बहुत दिनों के बाद हम उन पर गौर कर सकें। ये घोंगे समुद्र के किनारे जमीन पर पड़े रह गए।
इन पर बालू और ताजी मिट्टी जमती गई और ये बहुत हिफाजत से पड़े रहे। नीचे की मिट्टी ऊपर की बालू और मिट्टी के बोझ और दबाव से कड़ी होती गई, यहां तक कि ये पत्थर जैसी हो गई। इस तरह समुद्र के नीचे चट्टानें बन गईं। किसी भूचाल के आ जाने से या किसी सबब से ये चट्टानें समुद्र के नीचे से निकल आईं और सूखी जमीन बन गईं। तब इस सूखी चट्टान को नदियां और मेंह बहा ले गए और जो हड्डियां उनमें लाखों बरसों से छिपी थीं बाहर निकल आईं। इस तरह हमें ये घोंगे या हड्डियां मिल गईं जिनसे हमें मालूम हुआ कि हमारी जमीन आदमी के पैदा होने के पहले कैसी थी। अगली चिट्ठी में हम इस बात पर विचार करेंगे कि ये नीचे दर्जे के जानवर कैसे बढ़ते बढ़ते आजकल की सी सूरत के हो गए। तो ये था चौथा पत्र, जिसमें बताया गया है कि जानदार चीजें इस पृथ्वी पर, धरती पर कैसे बनी, और बहुत विस्तार से पहले जो मुरब्बे जैसी मछली का जिक्र उन्होंने किया है उसका वर्णन है, और फिर कैसे सेडिमेंटेशन, जिसे जियोलॉजी में कहते हैं, कैसे सेडिमेंटेशन हुआ, उसमें उस युग के जानवर जैसे घोंगे का जिक्र है, वो दबते चले गए और फिर धरती के नीचे हलचल हुई, सागर के नीचे हलचल हुई, भूचाल आया, कोई और गतिविधि हुई और फिर वो सब जो जमा हुआ हिस्सा था वो ऊपर निकल आया। इन पत्रों में जो सबसे दिलचस्प बात मुझे स्वयं लगी, मैं जियोलॉजी का छात्र रहा हूं मास्टर्स तक, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियोलॉजी की जो विभिन्न शाखाएं हैं, खासतौर पर पैलेंटियोलॉजी जिसको हम कहते हैं, जो फॉसिल विज्ञान, जो जीवाश्म विज्ञान है, उसको इतनी सरलता से समझाया जा सकता है, इतनी सरल भाषा में कि वो बच्चों के समझ में आ जाए। ये मेरे लिए अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है और बहुत सीखने की भी बात है। तो आगे आगे इन पत्रों में देखेंगे कि और कौन कौन से आश्चर्य छिपे हुए हैं। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुनते रहिए पिता के पत्र पुत्री के नाम। सब रस में नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।